किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ता से मैं अपना वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ काम में व्यस्त था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और फिर से अपना अंग्रेजी से संबंधित, अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियो आपकी सेवा में, आपके ज्ञान के लिए मैं फिर डालना शुरू कर दिया हूँ और आपको मिलेगा कुछ विचित्र और यूनिक ज्ञान किताब से कुछ हट करके, जो अनुभव पर आधारित। तो फॉर क्लास 6 से लेकर के 12 तक, अभी मैं टेंस के बारे में बता रहा था। तो प्रेजेंट टेंस तो शायद पिछले वीडियो में समाप्त हो गया था। अब पास्ट टेंस शुरू करते हैं और टेंस समाप्त होने के बाद हम फिर नरेशन शुरू करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टेंस जब ही समाप्त होगा हम नरेशन शुरू करेंगे, जो कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक और इवन ग्रेजुएशन स्तर पर भी नरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर लड़का स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में जब अध्ययन करता है तो वहाँ पर भी नरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे तो क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी वार्षिक परीक्षाएं, एनुअल एग्जामिनेशन होती हैं, उसमें प्रत्येक परीक्षा में नरेशन से 2-4 सवाल अवश्य ही रहता है। इस पर ध्यान देंगे, लेकिन नरेशन समझने के पहले टेंस जानना जरूरी है। इसलिए हम शुरू से बेस बना करके हम चल रहे हैं और आप भी इसको गहराई से समझिए, क्योंकि टेंस जो है वो अंग्रेजी व्याकरण का जड़ माना जा सकता है। अगर आपका जड़ मजबूत रहेगा तो आप जानते हैं कि किसी भी वृक्ष का अगर जड़ जो है वो मजबूत है तो कितना भी आंधी तूफान आता है वह सह लेता है और गिरता नहीं। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी ग्रामर में टेंस का जो स्थान है वो एक जड़ के तौर पर कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी, और इसीलिए हम टेंस से शुरू किए हैं, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत लाभदायी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट तो हम वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं उसमें। अब है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट के 4 भेद होते थे, उसी तरह से पास्ट के भी 4 भेद हैं। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे समझेंगे कि दिया गया वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसका 3 पहचान हम बता रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान 3 गो है। पहला है कि वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में आ, ई, ए उच्चारण आवेगा। आ रहेगा, उच्चारण आवेगा आ, ई, ए। आकारांत, इकारांत रहेगा, उच्चारण आप पढ़िएगा तो। जैसे दूसरा पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ता में आ छिपा हुआ है। ता कहिएगा तो आ उसमें छिपा हुआ है। था कहिएगा तो उसमें भी आ छिपा हुआ है। ते में ए छिपा हुआ है। थे में भी ए छिपा हुआ है, लगा रहेगा। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ता में आ छिपा हुआ है, था में भी आ छिपा हुआ है। तो पहचान नंबर 1 आपको आ मिल गया। तो इस वाक्य को हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में है। वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि कोई काम बीते हुए समय में हुआ। जब आप टेंस को वाक्य को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कोई काम बीते हुए समय में, कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, लेकिन अब नहीं होता है।
लेकिन अब एट प्रेजेंट वो नहीं होता है। जैसे मैं स्कूल गया, जाने का काम समाप्त हो गया। तुमने चिट्ठी लिखी, लिखने का काम समाप्त हो गया। गांधी जी अफ्रीका गए, गए। राम स्कूल गया था, राम। अब इसका अनुवाद है, बनाने के नियम इसको याद कर लीजिएगा। बहुत आसान नियम है, कोई इसमें लटपट नहीं है, ज़्यादा बोझिल भी नहीं है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे और क्रिया के दूसरा रूप, क्रिया के दूसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। बस बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही में आपको पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, अब सब्जेक्ट में आ जाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट तो इतने हैं, सभी के साथ क्रिया का दूसरा रूप रख देंगे और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आप रख देंगे। पहचान यही है, बनाने के नियम यही है। जैसे मैं स्कूल गया, तो मैं क्या हो गया, आई। गो मैंने जाना, बेंट मैंने गया, दूसरा रूप रख दिए। कहाँ गया, तो स्कूल गया, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, अंत में रख दिए। तुमने चिट्ठी लिखी, तो पहले बनाने के तुमने लिखी, तोड़ने के लिए भी सीख लीजिए। कितना भी बड़ा वाक्य अगर बच्चों को दे दिया जाए अनुवाद करने के लिए हिंदी से अंग्रेजी में, तो सबसे पहले उसको तोड़िए। तोड़ने से वाक्य छोटा हो जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। जैसे तुमने चिट्ठी लिखी, तो पहले बनाएंगे कि तुमने लिखी, तुमने लिखी। जैसा यहाँ कहा कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देना है। तुमने लिखी, तो यू, राइट मैंने लिखना, रोट मैंने लिखा, लिखी, लिखा, लिखे, जो भी हो, ये V2 हो गया। तुमने लिखी, कौची लिखी, अब सवाल करिए, जवाब इसी में है। क्या लिखी, चिट्ठी लिखी। क्या लिखी, चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी ऑब्जेक्ट हो गया, ये अंत में चल गया। फिर गांधी जी अफ्रीका गए, तो पहले बनाएंगे कि गांधी जी गए, कहाँ गए, सवाल करिए, जवाब इसी में है, अफ्रीका गए। कहाँ गए, अफ्रीका गए, तो अफ्रीका कहाँ हो जाएगा, अंत में। गांधी जी, गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, क्रिया के दूसरा रूप, और अफ्रीका गए, तो अफ्रीका हो गया यहाँ। तो कहने का मतलब, बनाने का नियम जो है बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इतने बात है। और कोई भी वाक्य में से हम सब्जेक्ट खोज लेंगे, उसके बाद क्रिया को रख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे कि हम पहले बताए कि मैं स्कूल गया, तो पहले बनाए कि मैं गया, सब्जेक्ट मैं, और गया क्रिया V2। कहाँ गया, सवाल करिए, जवाब इसी में है, स्कूल गया। स्कूल कहाँ चल जाएगा, अंत में। इसी तरह से कितना भी लंबा आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाए, तो उसको तोड़ दीजिएगा, तो आपको आसान हो जाएगा बनाने में। ये अंग्रेजी का विशेष नियम है, इतना ही नियम है। दूसरा है आपका पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, या प्रोग्रेसिव भी किसी किसी किताब में दिया हुआ है। दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब हम बता दिए हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा, फिर हम बता रहे हैं। इम माने अधूरा और परफेक्ट माने पूरा, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ बल्कि अधूरा है और अभी चल रहा है। कंटिन्यूअस माने लगातार, कंटिन्यूअस में लगातार, और किसी किसी ग्रामर की किताब में प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ है, तो उसका भी अर्थ होता है वही। इम्परफेक्ट कहिए, कंटिन्यूअस कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए, तीनों का अर्थ एक ही होता है। पहचान क्या है इसका, तो वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। जैसे मोहन खेल रहा था, मोहन क्या कर रहा था, खेल रहा था। राधा नाच रही थी, राधा क्या कर रही थी, नाच रही थी। वे लोग काम कर रहे थे, वे लोग क्या कर रहे थे, तो काम कर रहे थे। तो अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ रहेगा, बहुत आसान है पहचानने में, कोई दिक्कत नहीं। ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। यही आपको, और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी अनुवाद बनाइए तो वाक्य के अंत में देखिए कि
क्या लगा हुआ है, वो अंत में बता देगा आपको कि हम किस टेंस में हैं और किस टेंस के फॉर्म में हैं। तो अब आ जाइए, पहचान तो हम पहचान गए कि वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा। जैसे मोहन खेल रहा था, राधा नाच रही थी, वे लोग काम कर रहे थे, अंत में रहे थे, रही थी, रहा था लगा हुआ है। तो इसको हम समझेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट। इम माने अधूरा और परफेक्ट माने पूरा। जैसे मोहन खेल रहा था, तो पूरा खेल अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी खेलिए रहा है वो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इम माने अधूरा और परफेक्ट माने पूरा। कोई भी काम पूरा नहीं हुआ बल्कि अधूरा है और अभी चल रहा है। राधा नाच रही थी, राधा नाचने का काम खत्म नहीं किया, अभी नाचिए रही है, अभी काम चल रहा है, नाचने का काम चल रहा है। वे लोग काम कर रहे हैं, वे लोग काम करके चले नहीं गए, अभी वे लोग काम में पर हैं, ड्यूटी पर हैं। इसका अर्थ यही निकलता है। अब आ जाइए बनाने के नियम। तो बनाने के नियम में है आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, इसके साथ आप वाज लगा दीजिए और क्रिया के चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला नहीं बच गया, कौन कौन सब्जेक्ट, वी बच गया, यू बच गया, दे बच गया, 3 गो। इसके साथ वेयर लगा दीजिए, क्रिया के चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। इतना में आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, आई, ही, सी, इट और नाम के साथ वाज और क्रिया के चौथा रूप। चौथा रूप मैंने क्रिया में आईएनजी लगा देना है, और वी, यू, दे के साथ वेयर लगाना है और क्रिया में आईएनजी लगा देना है, और ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको रख देना है। यही बनाने का नियम है। जैसे मोहन खेल रहा था, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, कौन खेल रहा था, मोहन। और था के वाज, क्योंकि ही, सी, इट और नाम के साथ वाज लगाना है, सहायक क्रिया। और प्ले मैंने खेलना है, इसमें आईएनजी लगा दिए तो प्लेइंग हो गया, V4 हो गया। राधा नाच रही थी, राधा सब्जेक्ट हो गया, वाज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और डांस मैंने नाचना और आईएनजी लगा दिए, डांसिंग हो गया। वे लोग काम कर रहे थे, दे वेयर, दे के साथ वेयर लगाना है, और वर्क मैंने काम करना, आईएनजी लगा दिए, वर्किंग, दे वेयर वर्किंग। आपका इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसके बारे में जान लीजिए। एडवांस नॉलेज कहता है कि कभी कभी हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, हम तो पहचान बताएं कि वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा, लेकिन किसी किसी वाक्य में रहा था, रही थी नहीं रहेगा, जिसका फिर भी उसका अनुवाद पास्ट इम्परफेक्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे वह उजला कमीज पहने हुए था, ध्यान दीजिएगा, वह उजला कमीज पहने हुए था। तो ही वाज वियरिंग, यहाँ रहा था, रही थी, रही थे नहीं है, यहाँ सवाल है कि वह उजला कमीज पहने हुए था, लेकिन फिर भी इसका अनुवाद हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वाज वियरिंग ए व्हाइट शर्ट, ए व्हाइट शर्ट। सीता बगीचे में बैठी हुई थी, तो पहले बनाएंगे सीता बैठी हुई थी, सीता वाज सीटिंग। कहाँ बैठी हुई थी, सवाल करिए, जवाब इसी में है, बगीचा में बैठी हुई थी। तो बगीचा कहाँ चल जाएगा, अंत में चल जाएगा। ये तो हो गया कुछ विशेष बात। दूसरा है विशेष बात, कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो पास्ट इम्परफेक्ट में हैं, वाक्य अंत में रहा था, रही थी भी पहचान मिल जाता है, इसका अनुवाद बिना पास्ट इम्परफेक्ट के नियम से हट कर भी होता है, फिर भी हम उसका अनुवाद एक दूसरे तरह से भी हम कर सकते हैं। एडवांस जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो पास्ट इम्परफेक्ट में हैं, पहचान भी आपको मिल जाएगा, रहा थे, रही थी, रहे थे मिल जाएगा, लेकिन इसका अनुवाद आप पास्ट इम्परफेक्ट के नियम से कुछ हट करके भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। जैसे लड़के पढ़ रहे थे, द बॉयज वेयर एट स्टडी, ऐसे भी हम पढ़ रहे थे, द बॉयज वेयर स्टडिंग भी लिख सकते हैं, या रीडिंग भी लिख सकते हैं, रीड मैंने पढ़ना, लेकिन ऐसे भी बनेगा द बॉयज वेयर एट स्टडी। गाड़ी चल रही थी, ट्रेन वाज मूविंग, ऐसे भी हम बना सकते थे, लेकिन द ट्रेन वाज इन मोशन, ये अलग तरह का हो गया, है वही, लेकिन उसके नियम को हम गौन करके भी इस तरह से भी बना सकते हैं। ये दूसरा नियम। तीसरा है विशेषता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जिनका भूतकाल में लगातार वृद्धि हो रही थी। कोई काम
बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अंधेरा क्या हो रहा था, घट रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर। रोगी कमजोर होता जा रहा था। द पेशेंट वॉज गेटिंग वीकर। तो ऐसा भी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो भूतकाल में कोई भी काम, कोई भी क्रिया लगातार बढ़ते जा रही है। तो वैसे वाक्यों का अनुवाद भी इस तरह से हम बनाएंगे, इट वाज लगा करके गेटिंग और डार्कर ई आर क्रिया के अंत में, या विशेषण के अंत में, एडजेक्टिव के अंत में हम बता ई आर लगा देंगे। वीक माने कमजोर, ई आर लगा दिए वीकर। डार्क माने अंधेरा, विशेषण है, इसमें ई आर लगा दिए, तो वीकर हो गया, डार्कर हो गया। और अपने तरफ से गेटिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, गेटिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, याद रखना है यही गेटिंग। चौथा है पास्ट इम्परफेक्ट का प्रयोग पिछली आदत को बताने के लिए भी किया जाता है। पिछला आदत, जैसे मेरा छाता हमेशा भुला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जाते हैं भाई छाता लेकर के, छाता भुला जाता है। तो ये तो आई वॉज ऑलवेज लॉसिंग माई अम्ब्रेला, आई वॉज ऑलवेज लॉसिंग माई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मैंने छाता। तो कुछ ऐसे है कि आदत बताने के लिए भी, इससे क्या अर्थ निकलता है, आदत बता रहा है उस व्यक्ति का जो छाता लेकर जाता है, वो हमेशा छाता भुला देता है, तो उस व्यक्ति की आदत को दर्शा रहा है। तो पास्ट इम्परफेक्ट का प्रयोग वैसे जगह पर भी होता है। ये आपका एडवांस नॉलेज होगा इस टेंस के बारे में। बस अगले वीडियो में हम